नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। व्यू नाउ वालों के लिए यह खास वीडियो। आप चाहे जो भी कहें, आज बड़ी सरगर्मी है व्यू नाउ को लेकर कोर्ट में, और जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो आज के कोर्ट का परिणाम आ गया होगा। लेकिन यकीन मानिए, मैं बिना परिणाम देखे आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आप जो हसीन मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वह साकार नहीं होने वाले, नहीं होंगे। मेरी तमाम वीडियो को पीछे जाकर देखिए, मैंने जो बातें कही हैं वही सारी बातें सामने आ रही हैं। तो आप इधर देखते रह गए और लुटिया गायब हो गई। हो गया है ईडी में बड़ा खेल, और वो खेल क्या क्या हुआ उसका खोलेंगे राज आज हम यहां अपने एपिसोड में, कि तुम देखते रह गए और टापने वाले टाप गए। तो आइए चलते हैं राज को। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बकवास चैनल पे लिखे गए कमेंट में, तो पहले उनकी बात कर लें या थोड़ा धीरे धीरे राज खोलें? चलिए धीरे धीरे राज खोलते हैं। तो पहली राज, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे थे कि ईडी समय पर प्रोविजनल कंप्लेन फाइल नहीं करेगी, अर्थात तय डेडलाइन के अनुसार ईडी ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए 90 दिन क्या 60 दिन की समाप्ति पर प्रोविजनल कंप्लेन फाइल कर दिया। इससे क्या बनता है, क्या बिगड़ता है? खैर, उसकी तो चिंता आप इन्वेस्टर्स को है नहीं। आप तो इस वक्त कानून की क्लास में हैं, आप तो कानून से खेल रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो आइए कानून की ही बात कर लेते हैं। तो उससे क्या बनता और बिगड़ता है? तो उससे बिगड़ा ये कि अगर ईडी समय पर अपना यह कंप्लेन फाइल ना करती तो सुखविंदर सिंह खरूर, आरिफ निसार और डिंपल खरूर को डिफॉल्ट बेल मिल जाता, अर्थात वह स्वयं ही बेल पर छूट जाते और उनके जमानत पर छूटने का एक बड़ा ग्राउंड तैयार हो जाता, जिसको ईडी ने धराशायी कर दिया। अब आपको रेगुलर बेल की एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, उस पर बहस होगी। सेक्शन 45 के तहत अगर आप कोर्ट को यह कन्विंस कर ले गए कि क्राइम नहीं बनता है, एलिगेशन गलत है, तो दिगर बात है। अगर आप यह कन्विंस कर ले गए कि फ्लाइट रिस्क नहीं है, तो अलग बात है। और अगर आप यह कन्विंस कर ले गए कि यहां से छूटने के बाद ये तीनों लोग साक्ष्यों के साथ, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा कि ऐसी संभावना मुझे कम क्यों लगती है। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो अपने को तो व्यू नाउ का शुभचिंतक बता रहे हैं और अति उत्साह में वो वीडियो बना रहे हैं। वह वीडियो सारा खेल खराब कर सकता है। ईडी उस वीडियो को सुनवाई के दरमियान पेश कर सकती है कि जेल में रहते हुए भी खरूर, अगर यह बात सत्य है तो सुखविंदर सिंह खरूर क्या कह रहे हैं, आगे का उनका क्या प्लान है, अर्थात जमानत की अर्जी को सुनवाई से पहले जमीन दोज होने का या करने का पूरा इंतजाम है। मुझे नहीं मालूम या अति उत्साह में है या एक कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसमें दोनों शामिल हो सकते हैं, सुखविंदर सिंह खरूर भी और उनके न चाहने वाले भी, उनके दुश्मन भी। खैर, वो मेरा विषय नहीं है आज के इस एपिसोड का। जो दूसरी बात यहां बड़ी शिद्दत से की गई या की जा रही थी या की जा रही है, उसका भी पर्दाफाश हो गया, उसका भी राज खुल गया।
वह बात यह कही जा रही थी कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आप सब बड़े चिल्ला कर कह रहे थे कि हमने जब से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, नॉट ए सिंगल डिफॉल्ट, हमारा रेंट टाइम पे आया। यह जो ऑपरेशन था व्यू नाउ का, क्लाउड पार्टिकल्स का, बिल्कुल लीगलाइज ऑपरेशन था। सारे जीएसटी इनकम टैक्स दिए जा रहे थे। और फिर आखिर ईडी के पेट में मरोड़ क्यों पड़ा? ईडी को ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि उसको कंपनी के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी पड़ी और जांच प्रारंभ करनी पड़ी। इसमें यहां तक के दावे किए जा रहे थे कि कोई भी कंप्लेनेंट सामने नहीं। अगर ईडी का एक ऑर्डर मेरे हाथ में है, आप तक भी पहुंच गया होगा, 4 पेज का ये ऑर्डर है जनाब, काफी विस्तार में ये ऑर्डर है। आप में से ही किसी एक मित्र ने मुझे भेजा है। उनकी सुरक्षा के ध्यान से मैं उनका नाम और शहर का नाम नहीं बता रहा हूं। तो जनाब ये जो ऑर्डर है आप भी देख सकते हैं साइट पर, कोर्ट की साइट में जाकर, ये 24/4 का ऑर्डर है। इस ऑर्डर के हिसाब से ईडी अपने पैराग्राफ पेज नंबर 3 के लास्ट में ईडी ये कहती है कि 25,000 इन्वेस्टर्स हैं। तो साहब आप समझ लीजिए, जो अब तक आप लोग कह रहे थे उसके हिसाब से 1.25 लाख इन्वेस्टर्स थे आप लोग। ईडी ने जो डाटा प्रस्तुत किया है, जो उसके सामने आया है, वो मात्र 25 लाख है। इसका मतलब 1 लाख का क्लेम जीरो। चिल्ला के कहता रह गया कंप्लेन फाइल करो, क्लेम फाइल करो, नहीं सुने। ईडी ने ऑफिशियली यह कह दिया कि जो इन्वेस्टर्स की संख्या है वह मात्र 25,000 है। मतलब जो डाटा ईडी के पास आया, जांच में उसको जो कागज मिले, सुखविंदर सिंह खरूड़ ने तो बताया नहीं कि 1.25 लाख हैं, और ना उसका डाटा ईडी को दिया। नहीं तो ईडी कोई सुखविंदर सिंह खरोड़ के साथ हैंड इन ग्लोव थोड़ी है। अगर ईडी ने जो भी छापा मारा, यहां से उठाया होगा, वहां से उठाया होगा, पटका होगा, सर फोड़ लिया होगा, सिर्फ 25,000 लोगों को वो सामने लेकर आ पाई। आप कहते हैं 1.25 लाख इन्वेस्टर्स है, पैसों की बंदर बाट कर लें क्या? इन पैसों में क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। तो साहब ईडी के पास जो डाटा है वो 25,000 इन्वेस्टर का है, सुखविंदर सिंह खरूड़ ने नहीं बताया है। अब देखते हैं ट्रायल में शायद सुखविंदर सिंह खरूड़ 1 लाख और लोगों का नाम और डिटेल लेकर के आ जाएं। वही जादू का आप इंतजार कर रहे हैं, शायद ऐसा कमाल हो जाए। लेकिन कोई अपराधी आकर अगर पुलिस ने उससे 1 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है और आरोप चोरी का 10 करोड़ का है, तो 9 करोड़ तो वो जाके बरामद कराने से रहा। तो ये आप भूल जाइए, 1 लाख लोगों का इन्वेस्टमेंट जीरो। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस ऑर्डर के हिसाब से जो यहां लिखा हुआ है, कोर्ट का ये डॉक्यूमेंट है, ये आपने कहा कि भाई कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है, कोई सामने ही नहीं आया, और आप इसी चक्कर में आप भी नहीं आए मेरे कहने के बावजूद, मेरी कानूनी सलाह के बावजूद सामने। तो ईडी का मैं वो ऑर्डर पढ़ देता हूं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, अगर ऐसे नहीं सुनाई पड़ रहा है तो कान में सरसों का तेल गरम करके डाल लीजिए और सुन लीजिए, गालियां लिखते रहिएगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वेरियस इन्वेस्टर्स, ढूंढिए वो कौन है इन्वेस्टर्स जो ईडी के सामने आए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 50 हैं मेरी जानकारी के अनुसार। वो पहुंच गए, उन्होंने क्लेम भी फाइल कर लिया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वेरियस इन्वेस्टर्स एंड एजेंट्स ऑल्सो, पढ़ते रहिए बहकावे में। एक अलग ग्रुप है जो ईडी के सामने प्रस्तुत हो चुका है, और प्रस्तुत ही नहीं हुआ, बयान भी दे चुका है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वेरियस इन्वेस्टर्स, एजेंट्स who have invested their money or through whom
money was invested in the above said group companies। और ये सिर्फ व्यू नाउ का मामला नहीं रह गया। अब ईडी ने अपने इस कंप्लेन में व्यू नाउ के अलावा व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज, जेबाइट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड, इनको भी मुजरिम बनाया है, एक्यूज्ड बनाया है। साथ में डायरेक्टर्स इन कंपनियों के वो भी एक्यूज्ड बनाए गए हैं। इन सब के ऊपर सेक्शन 61 सब सेक्शन 2, 318 सेक्शन 318 सब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस, पीएमएलए के अलावा सेक्शन 420 एंड 120 बी का भी आरोप है। आईपीसी भी लगा दी गई। फेमा तो है ही, कहीं देखते देखते जीएसटी भी 2-4 केस न ठोक दे। फिर मत कहिएगा कि वकील साहब आपने बताया नहीं। ठीक है, नितिन श्रीवास्तव साहब वो भी बनाए गए हैं इसमें एक्यूज, राकेश कुमार वो भी बनाए गए हैं एक्यूज, जो कि शेयर होल्डर हैं जेबाइट रेंटल प्राइवेट लिमिटेड के। तो खैर ये डिटेल्स है, इस पर चर्चा करने के लिए अनेक महान लोग यहाँ मौजूद हैं। आप चर्चा करेंगे, मैं उसके विषय में नहीं जाता हूं। जो दूसरा राज खुला या जो दूसरा क्लेम धाराशाही हुआ, पहला की कोई कंप्लेनेंट नहीं है, वो धाराशाही। दूसरा कि साहब ईडी को क्या दर्द हो रहा था, तो वो भी मैंने बता दिया। तीसरा, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस नहीं है, फेमा की वायलेशंस भी अभी तक ईडी के इन्वेस्टिगेशन में सही पाई गई है, क्योंकि जो सेल्स का रिकॉर्ड इन्होंने सबमिट किया इनकम टैक्स में और जो रिकॉर्ड बैलेंस शीट में सबमिट किया उसमें मिसमैच है, और उस पे जीएसटी चोरी का आरोप भी इनके ऊपर लगता है, बनता है। तीसरी सबसे बड़ी बात और अंतिम बात आज के इस एपिसोड के लिए, मैंने कहा डे 1 से क्लेम फाइल करो, क्लेम फाइल करो, क्लेम फाइल करो। आपका कुछ लेना देना नहीं है व्यू नाउ का क्या होता है, ईडी क्या करती है, लेकिन नहीं, हम लंबी बहस में पड़ते रहे। अरे ऐसे कैसे क्लेम फाइल कर दें, एफआईआर आई नहीं, बहस हुई नहीं, खरूड़ साहब बाहर आएंगे। मैंने सीधे एक सिंपल बात कही थी कि हाई कोर्ट ने कहा था कि तुम जाओ ट्रिब्यूनल में, तुम वहां जाकर के अपने पैसे वापसी की मांग करो, जहां ईडी को भी जाना था कंफर्मेशन कराने के लिए, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए। लेकिन नहीं, हम बहस में पड़े, हम कानून के ज्ञाता बने, ठीक है, और हमने कहा कि पता ये वकील साहब, इस वक्त जब तक दोषी सिद्ध नहीं हुआ हमारी कौन सुनेगा, हम कैसे कंप्लेन फाइल करते हैं। तो यह अंतिम राज भी आज खोल देता हूं। फिर मेरे हाथ में आपके उसी जालंधर पीएमएलए कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। यह ऑर्डर देखिए क्या कहता है। यह ऑर्डर है 8/4/2025 का। मैं चुप था, ठीक है। यह ऑर्डर है 8/4/2025 का, 1 महीने पहले। गुरनाम सिंह साहब हैं कोई, जो ईडी के पास गए, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोकल सलाह ली, मेरी वीडियो से प्रेरणा ली, जहां से भी ली हो, लेकिन वो कोर्ट मूव किए। वही स्पेशल जज पीएमएलए निर्भय सिंह गिल, और वहां उन्होंने अपने पैसे के रिफंड की एप्लीकेशन लगा दी। अपने पैसे के रिफंड की एप्लीकेशन लगा दी गुरनाम सिंह साहब ने, और कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को, उनके पिटीशन को लिस्ट भी कर लिया। और इस संदर्भ में जो कंप्लेनेंट के वकील हैं, उनसे कहा है, उनसे पूछा है
कि आप बताइए कि इस कोर्ट में यह रिफंड की एप्लीकेशन कैसे मेंटेनेबल है। अब यह बताना गुरनाम सिंह जी के वकील का काम है और यहाँ पे बहुत सारे कानून उनके पक्ष में हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके वकील साहब अच्छा काम करेंगे और इस पिटीशन पर ईडी को आने वाले दिनों में नोटिस होगा। इस केस की अगली तारीख 24/4 थी। उस दिन क्या हुआ मेरे पास उसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। मैं दूर दिल्ली में बैठा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पर जो भी जानकारी होगी उस पर नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। और अगर आप में से किसी साथी का, लोकल साथी का वहां पे कोर्ट में अप्रोच है, कोर्ट में जान पहचान है, तो कृपया करके गुरनाम सिंह एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्रिमिनल केस नंबर 703/2025 इसके बारे में डिटेल इकट्ठा करें, साथियों को भी बताएं, मुझे भी बताएं। गुरनाम सिंह एंड अदर्स से मुझे यह भी लगता है ये ज्वाइंट एप्लीकेशन है, इसमें कुछ और लोग भी पिटिशनर हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।